Hello and welcome all my dear students. This is lecture number 2 of life process in living organism part 1 10 science and technology. तो लेक्चर नंबर 1 में हमने कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग से बेसिक चीज़ें कवर की है. अब शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2. इसमें हम बेसिकली कवर करने वाले हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. कौन सा रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन. ओके, तो शुरू करते हैं रेस्पिरेशन से. देख लो रेस्पिरेशन. अब ये जो रेस्पिरेशन होता है, आपने जब स्कूल लेवल पे पढ़ा होगा तो रेस्पिरेशन दो तरीकों का होता है, दो लेवल पे होता है. एक होता है बॉडी लेवल पे रेस्पिरेशन होता है, और दूसरा होता है सेलुलर लेवल पे. कौन से लेवल पे? सेलुलर लेवल पे. अच्छे से समझना, सेलुलर लेवल पे. ओके, बॉडी लेवल पे क्या होता है? इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर डालना, इसको बोलते हैं बेसिकली ब्रीदिंग. सांस लेना, ब्रीदिंग, ये ब्रीदिंग होता है. ये बॉडी लेवल पे का रेस्पिरेशन हो गया. और ये कौन कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है एल्वोलार मेम्ब्रेन. बताऊंगा मैं, टेंशन मत लेना. एल्वोलार मेम्ब्रेन. ठीक है. अब सेलुलर लेवल पे जो रेस्पिरेशन होता है वो क्या होता है? देख लो, आराम से समझो. ये जो आपका लंग्स होता है, ठीक है, मान लो ये आपका लंग्स है कुछ इस तरह से. ओके, लंग्स के अंदर क्या होता है? जो पाइप इंटर करता है दैट इज कॉल्ड एज ब्रोंकाई अंदर सब डिवाइड होते हैं. और अंगूर की तरह एक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं एल्वोलाई. क्या बोलते हैं? एल्वोलाई. ओके, एल्वोलाई का एक एल्वोलाई उठा के अगर आपने उसको जूम किया तो वो कुछ ऐसे दिखाई देगा. इसको बोलते हैं एल्वोलस. लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे, इसको बोलते हैं एल्वोलस. तो बेसिकली आपने नोज के द्वारा जो एयर लिया, एयर कहाँ पर आया? लंग्स के अंदर क्या है? ब्रोंकाई किसे कनेक्टेड है? एल्वोलस से. तो अंदर क्या आया? एल्वोलस के अंदर आया ऑक्सीजन. क्या आया? ऑक्सीजन. ओके, तो इसके सराउंडिंग से एक ब्लड सेल जाती है या फिर ब्लड कैपिलरी जाती है. इसके अंदर जो ब्लड आता है, ये ब्लड में सारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है. अब ये ब्लड कहाँ से आया? ये ब्लड आया हार्ट से. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिटेल बताया ये सारी चीज़ें. हार्ट से आया. कहाँ से आया? हार्ट से. ये इम्प्योर ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो ये ब्लड इसके अंदर इंटर हुआ. तो ये जो मेम्ब्रेन है ना, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज एल्वोलार मेम्ब्रेन. तो ये मेम्ब्रेन क्या करेगा? इसके अंदर का सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सहेल कर देगा, बाहर छोड़ देगा. ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर देना, इतने को ही क्या बोलते हैं? बॉडी लेवल रेस्पिरेशन या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग. बॉडी लेवल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग. अब क्या करेगा ये एल्वोलार मेम्ब्रेन? इस ब्लड में ऑक्सीजन मिला देगा. अब एक चीज़ अच्छे से समझना कि ऑक्सीजन ब्लड में सॉल्युबल नहीं होता, लेकिन ब्लड के अंदर जो आरबीसीज होती है या हेमोग्लोबिन होता है, ये हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करेगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा और ऑक्सीजन को कैरी करके ये कहाँ पहुँचाएगा? ब्लड तक पहुँचाएगा. तो अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन है. अब ये ऑक्सीजन हार्ट के अंदर से कहाँ जाएगा? ऑर्गन के पास जाएगा. अब ऑर्गन के पास क्या होती है? टिश्यू होती है. टिश्यू के पास क्या होता है? सेल होता है. तो ऑर्गन से टिश्यू, टिश्यू से सेल. तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल के पास गया. तो सेल के अंदर तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? सर्कुलेटरी सिस्टम. अब ऑक्सीजन अंदर रेस्पिरेशन के लिए यूज होगा. अब ये यूज करने के बाद अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा. रेस्पिरेशन से कैसे प्रोड्यूस होगा बताऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लेना उसका. तो अब वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से ब्लड के साथ मिलके क्या हो जाएगा? हार्ट के अंदर आ जाएगा. फिर हार्ट से फिर कहाँ जाएगा? एल्वोलार मेम्ब्रेन में जाएगा. तो इसके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, इस रेस्पिरेशन से बहुत सारी एनर्जी जनरेट होती है. इस रेस्पिरेशन को बोलते हैं सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन के दो टाइप होते हैं, बॉडी लेवल रेस्पिरेशन, सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन. जो सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता है या ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, उसको बोलते हैं सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन. ठीक है, तो रेस्पिरेशन के दो टाइप, बॉडी लेवल, सेलुलर लेवल. अब ये जो सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन होता है ना, सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन. क्या होता है ये? ऑक्सीडेशन. ठीक है. अब रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, बॉडी लेवल इनहेल ऑफ ऑक्सीजन, एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सेलुलर लेवल, सेल के अंदर ब्लड ग्लूकोज को कैरी करके पहुंचाएगा. कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन से. और ऑक्सीजन
एल्वोलस से पहुंचाएगा कैरी करके सेल के अंदर तक, और उसके अंदर रेस्पिरेशन होगा और एनर्जी जनरेशन होगी, उसको बोलते हैं सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन। अब ये दो तरीकों का हो सकता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो इस लेक्चर का जो पार्ट है हम डिटेल में एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में एटीपी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसके अगले वाले लेक्चर में अनएरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। इस तरह से रेस्पिरेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन माने एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और अनएरोबिक रेस्पिरेशन माने जो ऑक्सीजन एक्सटर्नल फ्री ऑक्सीजन नहीं होता उसके प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसको बोलते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। पहले मैं आपको पूरा लॉजिकल समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको उसके नोट्स लाइन टू लाइन करवा दूंगा। ठीक है, तो पहले शुरुआत करते हैं रेस्पिरेशन के जनरल फॉर्मूले से। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन जनरल इक्वेशन लिखेंगे। मान लो ये बड़ी सेल है, सेल है, बहुत बड़ी सेल है। ओके, इसके अंदर न्यूक्लियस है। ऐसे न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर रेस्पिरेशन की कोई चीज़ नहीं होती, कोई लेना देना नहीं, सिर्फ इसको साइड में लिख देंगे हम, न्यूक्लियस है भाई, न्यूक्लियस। ओके, रिएक्शन इसके अंदर लिखने वाले, इसलिए मैंने इसको बड़ा ड्रॉ कर दिया। तो हुआ क्या, ब्लड ने अंदर तक ग्लूकोज पहुंचाया, ग्लूकोज पहुंचाया, और क्या पहुंचाया, ब्लड ने अंदर तक ऑक्सीजन पहुंचाया। ऑक्सीजन कहाँ से पहुंचाया, लंग्स से पहुंचाया, रफली लंग्स। लंग्स के अंदर के किस पार्ट से पहुंचाया, एल्वोलस, एल्वोलस से। ग्लूकोज कहाँ से पहुंचाया, डाइजेस्टिव सिस्टम से। डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ से एनर्जी प्रोडक्शन शुरू होगा। ठीक है, अब देख लो कैसे होता है प्रोडक्शन, देख लो। जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, इसके साथ ऑक्सीडेशन होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन होने के बाद जो बाय प्रोडक्ट होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, और 38 एटीपी एनर्जी से रिलीज होगी। अभी एटीपी क्या होता है सब समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लेना, बहुत सारी एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। कार्बन कितने हैं 6, तो ये CO2 को 6 से मल्टीप्लाई करो। हाइड्रोजन कितने हैं 12, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, साइदोनी 12। अब ये साइदोनी 12 और 6 18, मतलब इसको 6 से मल्टीप्लाई करो। अगर आपने फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन ऑब्जर्व किया है तो रेस्पिरेशन इज रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट करते हैं और सन एनर्जी, सन से एनर्जी ले लेते हैं और कॉम्बिनेशन से क्या बनाते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। हम क्या कर रहे हैं, ये ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके इतनी एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। तो बेसिकली हम जो एनर्जी यूज कर रहे हैं किसकी एनर्जी है, सन की एनर्जी। किसकी एनर्जी है, सन की एनर्जी। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा साइड में रखेंगे और रेस्पिरेशन समझने की कोशिश करेंगे। अब ये डायरेक्ट नहीं होता, ये डायरेक्ट नहीं होता, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, देख लो, देख लो, हमने क्या किया, इनहेल ऑक्सीजन, इनहेल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे कैरी होता है, इनहेल ऑक्सीजन कहाँ पे गया, लंग्स के अंदर गया, समझ रहे हो, नाक से हमने ऑक्सीजन लिया, लंग्स के अंदर गया। लंग्स के अंदर कौन है, लंग्स के अंदर है एल्वोलस, एल्वोलस। ठीक है ना, एल्वोलस। एल्वोलस ने एल्वोलार मेम्ब्रेन, एल्वोलस में एल्वोलार मेम्ब्रेन, समझ रहे हो ना, एल्वोलार मेम्ब्रेन, एल्वोलार मेम्ब्रेन से इसको ब्लड के अंदर मिलाया, ब्लड के अंदर मिलाया। ब्लड से ये गया हार्ट के पास, हार्ट के पास, हार्ट से ये गया ऑर्गन के पास। ऑर्गन में क्या होता है, टिश्यू, टिश्यू में क्या होता है, सेल, मतलब ये। ठीक है ना, तो ये ऐसे ये ऑक्सीजन यहाँ तक आया सेल के अंदर तक, सेल के अंदर तक। अब इसके आगे क्या होगा, ये जो ग्लूकोज है जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से समझना। C6H12O6, तो ये ग्लूकोज पे एक प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस का नाम होता है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। ओके, अब ये प्रोसेस में क्या होता है ये आपके सिलेबस में है, कैसे होता है ये 12th में पढ़ना है। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, ओके, एंड लाइसिस मीन्स ब्रेकिंग। सो ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस, उसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लूकोज ब्रेक होने के बाद मिलता है पायोरिक एसिड, पायोरिक एसिड, पायोरिक एसिड। ओके, ग्लूकोज ब्रेक होने के बाद लेट मी चेक द स्पेलिंग बेटा, PYRUVIC, पायोरिक एसिड, पायोरिक एसिड मिलता है। तो पायोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है,
CH3-CO'COOH आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन पता होगा तो बहुत काम आएगा। तो देख लो ग्लूकोज में कितने कार्बन थे, 6 कार्बन थे। यहाँ कितने कार्बन वाला प्रोडक्ट मिला, 3 कार्बन वाला। तो बैलेंसिंग के लिए कितने, 2 से मल्टीप्लाई करो। अब जो छोटे बच्चे होते हैं वो कुछ हिंट दे देते हैं, पापा पायरिक एसिड मतलब पिए, फिर से पिए पापा, ऐसा टाइम पास नहीं करना, एग्जैक्ट समझो। ग्लूकोज में कितने कार्बन है, 6 कार्बन, पायरिक एसिड में 3, तो कितने पायरिक एसिड मिलेंगे, 2। तो पायरिक एसिड के साथ साथ यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, 2 ATP मिलेगा। घबराना मत, ATP क्या होता है बताऊंगा मैं। 2 ATP मिलेगा, 2 NADPH2 मिलेगा, उसके बाद 2 NADPH2 मिलेगा और 2 H2O मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, 2 ATP, 2 पायरिक एसिड, 2 NADH2 और 2 पानी के मॉलिक्यूल। अब ये ATP और NADH2 क्या होते हैं, दीज आर एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। रिच मॉलिक्यूल, इसमें एनर्जी होती है। अब इसकी एनर्जी कैसे रिलीज की जाती है आगे बताऊंगा, घबराना मत, समझते जाओ क्या क्या बता रहा हूं मैं। जो ग्लूकोज आया, ग्लूकोज कहाँ से आया, स्मॉल इंटेस्टाइन ने। जैसे ये ऑक्सीजन कैरी होते हुए सेल के अंदर आया, ऐसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन से कैरी होते 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 ग्लूकोज कहाँ पर आया, सेल के अंदर। ग्लूकोज पर पहली प्रोसेस कौन सी हुई, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लाइकोमिस ग्लूकोज, लाइसिस मतलब ब्रेकिंग। ग्लूकोज का हमने ब्रेकिंग किया और हमें मिला पायोरिक एसिड। पायोरिक एसिड का ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, याद रखोगे काम आएगा। तो ये जो पायोरिक एसिड है इसमें 3 कार्बन होते हैं, इसमें 6, तो ये 2 मिलेंगे, ठीक है। अब ये जो पायोरिक एसिड है, ये पायोरिक एसिड कन्वर्ट होगा 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए में। 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए में, मतलब इसके भी 2 पायरिक एसिड से 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे, 2। एसिटाइल कोएंजाइम ए के कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। 2 पायरिक एसिड से 2 एसिटाइल कोएंजाइम के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। और यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, दूसरे स्टेप में आपको क्या क्या मिलेगा, 2 एसिटाइल, सॉरी ये एसिटाइल कोएंजाइम कन्वर्ट होगा पायरिक एसिड में। पायरिक एसिड जो ग्लाइकोलाइसिस में बना उसका बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, किसके किसके, NADH2 के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, NADH 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, और 2 कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या मिलेंगे, 2 कार्बन डाइऑक्साइड। समझना, आराम से समझना। तो सबसे पहले ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस हुआ, ब्रेकिंग हुआ, पायरिक एसिड मिला। पायरिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है, 6, तो ये 2 मिला। इसके साथ साथ क्या मिला, 2 ATP, 2 NADH2 और 2 H2O। ATP और NADH2 ये क्या है, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। और NADH2 PH2 नहीं, सॉरी, आई एम सॉरी, हाँ, NADH2 मतलब ये नोट होता है, और ATP ये चिल्लर होता है, करेंसी होता है। और NADH2 में क्या होता है, 3 ATPs होते हैं, 3 ATP मतलब 3 ATP के कॉम्बिनेशन से एक NADH2 मिलता है, ठीक है। तो एक NADH2 मतलब 3 ATP होता है, ये नोट है, ये चिल्लर है, करेंसी है, ओके। और ATP मतलब ऐसे कंसीडर करो कि एक पैकेट है जिसमें एनर्जी भरे वाली है, इसको ब्रेक करोगे तो इसमें से एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो ये 2 ATP मिले और 2 NADH2 मिले। एक NADH2 मतलब 3 ATP का एक नोट होता है, तो 2 NADH2 मतलब 6 ATP, 6 और 2 8 ATP। तो ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATP मिले, 8 ATP मिले, और 2 ATP इसमें खर्च हो गए, ये प्रोसेस करने में 2 ATP स्पेंड हो जाएंगे। ये 12th में इस सिलेबस में आपके मेंशन नहीं किया। तो ये जो पायरिक एसिड है, पायरिक एसिड कन्वर्ट हो गया एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और कितने, 2, और इसके साथ क्या मिला, 2 NADH2 और 2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या होगा, ये कोएंजाइम, अब ये सारी चीजें कहां पर चढ़ रही है, साइटोप्लाज्म में। कहां पर चढ़ी है, साइटोप्लाज्म में। तो ग्लाइकोलाइसिस से एसिटाइल कोएंजाइम तक सारी चीजें कहां पर हुई, साइटोप्लाज्म में। अब इसके आगे रोल आता है माइटोकॉन्ड्रिया का, किसका, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। तो ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक साइकिल परफॉर्म करेगा। दैट साइकिल इज कॉल्ड एज क्रेब साइकिल। क्रेब साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रेब साइकिल। या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, बाद में डिटेल में थ्योरी में समझाऊंगा मैं। या इसको सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल। इसके 3 नाम हैं। तो इसमें बेसिकली होगा क्या, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, इसका पूरा एसिटाइल पार्ट,
एसिटाइल पार्ट पूरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये आपको क्या क्या देगा, पूरा एसिटाइल पार्ट को। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर हो जाएगा। अभी इसके आगे की प्रोसेस कहां पर होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्रेब्स साइकिल, ये साइकिल या ये साइकिल, क्रेब्स साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल किसके अंदर परफॉर्म होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर परफॉर्म होगी। और होगा क्या इसमें, एसिटाइल पार्ट पूरा, एसिटाइल कोएंजाइम ए का एसिटाइल पार्ट पूरे से ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वाटर देगा, NaDH2 देगा, उसके बाद NaDH2 देगा और FADH2 देगा, FADH2 देगा, ठीक है, FADH2 देगा, ठीक है। इतना हो गया। अब फाइनली इसमें अब यहाँ पर प्रोसेस कितने हुए, पहली प्रोसेस हुई ग्लाइकोलाइसिस, दूसरी प्रोसेस हुई क्रेब्स साइकिल या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल। अब देख लो जितने भी NaDH2 है या FADH2 है, अभी FADH2 भी एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, आगे बताऊंगा मैं इसके बारे में डिटेल, टेंशन मत लेना। तो एक FADH2 क्या है, 2 ATP की नोट होती है, ये 2 ATP की नोट मतलब एक FADH2, 3 ATP की नोट मतलब NaDH2 और ATP चिल्लर है, ATP चिल्लर है, 3 ATP मिलकर बनता है NaDH2, 2 ATP मिलकर बनता है FADH2। इसके लॉन्ग फॉर्म वगैरह मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना। तो अब तीसरी प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, ये रिएक्शन कहां पर होगी, ये भी रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होगी। और इस रिएक्शन में क्या होगा, ऊपर जितने NaDH2 FADH2 ये जो नोट बने हैं इनको चिल्लर में कन्वर्ट किया जाएगा। और कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक NaDH2 से 3 ATP मिलेगा और एक FADH2 से 2 ATP मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा क्या हो जाता है, रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाता है। इसमें ऑक्सीजन का यूज हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, टोटल 40 ATP जनरेट होते हैं। कितने ATP, 40 ATP जनरेट होते हैं, लेकिन 2 ATP प्रोसेस के लिए यूज होते हैं, इसलिए टोटल 38 ATP जनरेट होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं 38 ATP कैसे जनरेट होते हैं। तो इसमें कितने प्रोसेस हुए, 3 प्रोसेस हुए। पहली प्रोसेस कौन सी, ग्लाइकोलाइसिस, कौन सी, ग्लाइकोलाइसिस। दूसरी प्रोसेस कौन सी, दूसरी प्रोसेस है तुम्हारी क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल कहां पर होती है, क्रेब्स साइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और तीसरी साइकिल कौन सी, तीसरी साइकिल है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। ये भी कहां पर होती है, ये भी होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ओके। अब होता क्या है, ग्लाइकोलाइसिस में 4 ATP जनरेट होते हैं। ATP कितने जनरेट होते हैं, 4। अब आप बोलोगे सर आपने तो 2 ही बताया, 2 इसलिए बताया कि 2 प्रोसेस के लिए यूज हो जाते हैं। टोटल बता रहा हूं मैं, देख लो, टेंशन मत लेना। 4 ATP जनरेट होते हैं और उसके बाद 4 ATP जनरेट होते हैं, 2 ATP यूज हो जाते हैं, ओके। माइनस 2 ATP यूज हो जाते हैं, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं। और क्या जनरेट होता है, प्लस इसमें क्या जनरेट होता है, ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP जनरेट हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स फॉर्म। क्रेब्स साइकिल में भी नंबर ऑफ ATP कितने होते हैं, नंबर ऑफ ATP कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, ओके। अब देख लो यहां पर रिजल्टेंट कितने हैं, 2 ATP है। यहां पर जो ATP था 4 ATP प्रोड्यूस हुए, लेकिन 2 ATP यूज हो गए, ये प्रोसेसिंग के लिए, ग्लाइकोलाइसिस के लिए ही यूज हो गए और 2 ही बचे। तो यहां पर नेट 2 ATP मिले हमारे को। और क्रेब्स साइकिल में भी कितने ATP मिलते हैं, कहां गई क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल, ये देखो क्रेब्स साइकिल में भी क्या होता है, 2 ATP ही मिलते हैं हमें। क्रेब्स साइकिल में भी क्या होता है, 2 ATP ही मिलते हैं, ओके। क्रेब्स साइकिल में भी 2 ATP मिलते हैं। उसके बाद आता है ETC। क्या आता है ETC, तो ETC में क्या होता है, 10 NaDH2, उसके बाद 2 FADH2 कन्वर्ट होते हैं। अब 10 NaDH2 मतलब 10 × 3, बिकॉज एक NaDH2 में 3 ATP होते हैं, ATP। और 2 × FADH2 में 2 होते हैं ATP, ठीक है। तो 10 × 3 30, 2 × 2 4, 30 + 4 34, 36 और यहाँ का 2 38। तो टोटल ATP कितने, 38 ATP। और टोटल ही चाहिए तो 4 और 2 6, 6 और 2 8, सॉरी 4 और 2 6, 6 और 4 10 और 4 40। तो टोटल 40 ATP प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन -2 ATP कहाँ पर चले जाते हैं,
ये प्रोसेस करवाने में, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस करवाने में, तो बचते कितने 38 एटीपी। समझ में आया? तो ये 38 एटीपी का लॉजिक है। तो ग्लाइकोलाइसिस में 4 एटीपी जनरेट हुए लेकिन 2 यूज हो गए, तो बचे कितने 2। ग्लाइकोलाइसिस से 2 एटीपी मिले, क्रेब्स साइकिल से 2 एटीपी मिलती है, 2 और 2 4। ईटीसी रिएक्शन में ऊपर जितने भी नोड बनते हैं NADH2 FADH2 सारों को सिंप्लीफाई किया जाएगा और एटीपी में कन्वर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर से टोटल कितने NADH2 है 10 और 2 FADH2, तो 10 NADH2 मतलब 10 × 3 मतलब 30 एटीपी, 2 FADH2 मतलब 2 × 2 मतलब 4 एटीपी, 30 और 4 34, 34 और 2 36 और 2 38 एटीपी। टोटल 40 हुए थे लेकिन 2 यूज़ हो गए। इस तरह से 38 एटीपी इतनी एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको थियोरेटिकली एनारोबिक रेस्पिरेशन अच्छे से समझाऊंगा और लेक्चर को ख़त्म करेंगे। तो शुरुआत की थी हमने रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन के 2 टाइप, बॉडी लेवल, सेलुलार लेवल। सेलुलार लेवल के 2, एरोबिक अनएरोबिक। तो एरोबिक मतलब जो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसका लॉजिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब इसको लाइन टू लाइन क्लियर करेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन टू जनरेट एनर्जी। तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अकर इन 3 स्टेप, तो इसके टोटल 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस। ये ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म में। अब प्रोसेस हम देख चुके हैं, अब इंफॉर्मेशन जमा कर रहे हैं। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोम इज ग्लूकोज, लाइसिस मतलब ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस। उसके बाद ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या इसको ही बोलते हैं क्रेब साइकिल। कौन सी साइकिल? क्रेब साइकिल। साइंटिस्ट क्रेब ने इसको डिस्कवर किया, सर हैंस क्रेब ने इसको डिस्कवर किया, इसलिए इसको क्रेब साइकिल बोलते हैं। या सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, ऐसे 3 नाम है इसके। और ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म में। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये भी कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, या ETS भी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। तो आइए पहले ग्लाइकोलाइसिस समझते हैं। ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ? जो सर्कुलेटरी सिस्टम था, मतलब ब्लड था, ब्लड ने स्मॉल इंटेस्टाइन से ग्लूकोज लेकर आया और ब्लड ने एल्वोलस से मतलब लंग से ऑक्सीजन लेकर आया, दोनों को सेल के अंदर, हर सेल तक पहुंचाया। सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन हुआ और क्या मिला? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ग्लूकोज का स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन हुआ और 2 पायरिक एसिड के मॉलिक्यूल मिले। 2 क्यों? बिकॉज इसका फॉर्मूला होता है CH3COCOOH। पायरिक एसिड इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, तो 6 से 3 कार्बन वाले 2 मिले और इसके साथ साथ 2 ATP, 2 NADH2 और 2 H2O मिले। तो ये ATP और NADH2 एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होते हैं। एक NADH2 में 3 ATPs होते हैं और 12th में जाओगे तो पता लगेगा कि इस प्रोसेस को ही 2 ATP लग जाएंगे। ठीक है ना, वो 40 ATP 38 ATP का कॉम्बिनेशन मैंने आपको अच्छे से एक 5 मिनट पहले ही बताया है। ठीक है, अब ये सारी चीजें कहां पर होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर। कहां पर होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर। अब क्या होता है इसके बाद? इसी में 2 पायरिक एसिड के मॉलिक्यूल 2 एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं, 2 एसिटाइल कोएंजाइम में, और इसके साथ 2 NADH2 कैपिटल A चाहिए, NADH2 और 2 कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाते हैं। ठीक है ना, तो अब पायरिक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A मिला, मतलब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया। अब इसके बाद ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A है, ये इंटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और एक साइकिल स्टार्ट होती है जिसको क्रेब साइकिल बोलते हैं। तो एसिटाइल कोएंजाइम क्या हो गया? एंटर हो गया किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हुआ? ये एसिटाइल कोएंजाइम A का जो एसिटाइल पार्ट है पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो गया और क्या दिया इसने? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, NADH2 और FADH2। ओके, अब ये NADH2 और FADH2 क्या है? एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। एक NADH2 से 3 ATP मिलते हैं, एक FADH2 से 2 ATP मिलते हैं। ये नोट है और ATP चिल्लर है। ओके, अब तीसरी स्टेप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है। इसमें क्या होता है? ये सारे प्रोसेस में जो NADH2 और FADH2 मिले, ये इसमें पार्ट लेते हैं, टेक्स पार्ट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, और एक NADH2 को सिंप्लीफाई करके 3 ATP देते हैं और एक FADH2 को सिंप्लीफाई करके 2 ATP दे देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है इसमें? अलॉन्ग विथ ATP वाटर आल्सो फॉर्म, वाटर मॉलिक्यूल आल्सो फॉर्म। तो होगा क्या? ओवरऑल हेंस 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और 38 ATPs दे देते हैं। कितने? 38 ATPs। होता क्या है? ग्लाइकोलाइसिस में टोटल 4 ATP मिलते हैं, लेकिन इसके 2 ATP माइनस हो जाएंगे इसी को करने के लिए और बचेंगे कितने? 2 ATP। तो ओवरऑल कितने ATP मिले? 2 ATP। TAC साइकिल में भी 2 ATP मिलेंगे। ओके, और बचा क्या फिर?
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, इसमें क्या होता है 10 NADH2 पार्ट लेते हैं और 2 FADH2 पार्ट लेते हैं। हमें पता है NADH2 में कितने ATP होते हैं 3, तो 10 के कितने होंगे 30 ATP। ओके, और 2 FADH2 से बेदोनी 4, एक में 2 होते ना, तो 4 ATP, तो हुआ कितना देखो 30 और 4 34, 34 और 2 36 और 2 38, तो टोटल 38 ATP मिलते हैं। ऐसे ओवरऑल टोटल कितने होते हैं 40, लेकिन 2 ग्लाइकोलाइसिस के लिए यूज होंगे या इसको पूरा करवाने के लिए यूज होंगे, इसलिए 2 खर्च हो जाएंगे। तो रिजल्टेंट एनर्जी कितनी मिलेगी 38 ATP। ठीक है, अब ये जो रेस्पिरेशन है जिसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल के अंदर हो रहा है ना, तो इसमें जो कोएंजाइम्स यूज हो रहे हैं, क्या यूज हो रहे हैं कोएंजाइम्स, वो कौन कौन से NADH2 और कौन सा है NADH2 और FADH2। तो NADH2 का फॉर्मूला होता है C21, मॉलिकुलर फॉर्मूला दे रहा हूं, याद रखने की वैसे जरूरत नहीं, लेकिन 12th में आपको काम आएगा। C21H27, गूगल कर लोगे तो मिल जाएगा H27, उसके बाद N7O14P2, ये NADH2 का फॉर्मूला है। और FADH2 का फॉर्मूला होता है C27H33P2 N9O15। ठीक है, तो ये जो है इसका नाम है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और FADH2 का फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इफ अब मान लो अब ये सारी चीजें कहां से हो रही है कार्बोहाइड्रेट से। मान लो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज ही अवेलेबल नहीं है बॉडी में, इफ लेस सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, तो एनर्जी क्या नहीं मिलेगी, क्या बिल्कुल मिलेगी। तो अब क्या होगा, अपनी चर्बी पिघलना शुरू हो जाएगी, लिपिड रेस्पिरेशन में पार्ट लेगा लिपिड, तो लिपिड का डायरेक्टली कन्वर्जन होगा फैटी एसिड में, और फैटी एसिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम में, और एसिटाइल कोएंजाइम के बाद की रिएक्शन सेम रहेगी, एसिटाइल कोएंजाइम यहाँ तक, फिर क्रेब्स साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। मान लो अब लिपिड भी नहीं है, फैट भी नहीं है, तो प्रोटीन डिसोसिएट होगा, प्रोटीन टेक्स रिएक्शन में पार्ट लेगा। तो प्रोटीन किससे बना हुआ होता है, अमीनो एसिड से, किससे अमीनो एसिड से, और अमीनो एसिड का डायरेक्टली क्या मिल जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, आगे वाली रिएक्शन सेम रहेगी। ठीक है, तो ये अगर आपके पास कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो लिपिड पार्ट लेगा, लिपिड भी नहीं है तो प्रोटीन पार्ट लेगा, और तीनों नहीं है तो मर जाओगे आप। ठीक है ना, तो उसके बाद फर्दर क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन इज सेम, वो सारे कैसे रहेंगे सेम रहेंगे। अब इसके बाद ATP क्या होता है, ये हम अगले लेक्चर, इस पे एक सेपरेट लेक्चर बनाने वाले हैं, लेकिन ये प्रोसेस का जो ब्लॉक डायग्राम है वो मैं आपको बता देता हूँ। हो गया, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने इसको लॉजिकली भी आपको समझा दिया है और लाइन टू लाइन नोट्स भी इसके लिखवा दिए हैं। टाइम पे आप पॉज करके सारे नोट्स लिखते जाओ या स्क्रीनशॉट लेते जाओ और अच्छे से चीज़ों को समझो। ठीक है ना, तो होगा क्या देख लो। सबसे पहले आपके पास होगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्या होगा कार्बोहाइड्रेट, ये न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बोल दो। कार्बोहाइड्रेट का क्या हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मतलब ब्रेकिंग। अब ग्लूकोज बोलो कार्बोहाइड्रेट बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्लाइकोलाइसिस होगा, लाइसिस ये पहली प्रोसेस होगी ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस से क्या मिलेगा पायरिक एसिड, PYRU पायरुविक एसिड मिलेगा। ओके, तो पायरिक एसिड का कन्वर्जन किस में हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम का क्या होगा क्रेब साइकिल, ये दूसरी स्टेप है, दूसरी प्रोसेस है क्रेब साइकिल। ठीक है ना, क्रेब साइकिल या इसका नाम क्या है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, सॉरी क्रेब साइकिल का नाम क्या है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चेन रिएक्शन या सिट्रिक एसिड रिएक्शन। और इसके बाद इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, और क्या क्या मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस 38 ATP, टोटल 38 ATP, या सिर्फ एनर्जी लिखेंगे चलो कोई टेंशन नहीं, क्या मिलेंगे एनर्जी। ठीक है, मान लो आपके पास प्रोटीन नहीं है तो कौन डाइजेस्ट होगा लिपिड, लिपिड का क्या मिलेगा फैटी एसिड। और फैटी एसिड किसको बोलते हैं ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें 17 से ज़्यादा कार्बन होते हैं उसको फैटी एसिड बोलते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है जिसमें COOH ग्रुप होता है उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, और जिसमें 17 से ज़्यादा कार्बन होंगे उसको फैटी एसिड बोलेंगे। अब ये फैटी एसिड का डायरेक्टली क्या हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए हो जाएगा। मान लो कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है लिपिड भी नहीं है तो आप कौन पार्ट लेगा रेस्पिरेशन में प्रोटीन्स,
प्रोटीन्स, ठीक है ना। प्रोटीन्स का क्या हो जाएगा, अमीनो एसिड, क्या मिलेगा, अमीनो एसिड, बिकॉज प्रोटीन किससे बने हुए होते हैं, अमीनो एसिड से बने होते हैं। अमीनो एसिड का डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए, फिर क्रेब्स साइकिल, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी, ठीक है। तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस होता है, दिस ऑकर इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। पायरिक एसिड का फॉर्मूला, ये अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ मैं प्रैक्टिस करवाने के लिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है, COOH। एसिटाइल को, ठीक है। ये सेकंड जो प्रोसेस हुई, ये हुई माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया, ये किस में हुई, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ग्लाइकोलाइसिस में टोटल कितने ATP मिले, 4 ATP मिले, लेकिन 2 ATP खर्च हो गए इसी प्रोसेस के लिए, तो बचे कितने, 2 ATP, नेट 2 ATP एनर्जी मिली। ATP का लॉन्ग फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इस पे अगला एक सेपरेट लेक्चर बना रहा हूँ मैं, डिटेल समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। अब जो सेकंड क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल में भी 2 ATP मिले, 2 ATP मिले, सिर्फ ATP के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। अब ये सारे प्रोसेस में जितने भी NADH2 और FADH2 मिले, सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में पार्ट लेंगे, 10 NADH2 मिलेंगे, ओके। सारे के सारे NADH2 यहाँ पर सिंप्लीफाई हो जाएंगे। हमें पता है NADH2 मतलब क्या होता है, 3 ATP और 2 FADH2, FADH2, तो एक FADH2 मतलब 2 ATP, पता है हमें 2 ATP वाला नोट होता है ये। तो 2.5 30 ATP और ये बेदुनी 4 ATP, ये 30 ATP, 30 और 4 34 और ये 2, सॉरी 30 और 4 34, परफेक्ट, 34 और 2 36 और 2 38, तो टोटल 38 ATP एनर्जी हमें मिलेगी, टोटल 40 मिलेगी, लेकिन 2 यूटिलाइज होगी। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन खत्म होता है। अब ये साइंटिस्ट का कुछ इंट्रोडक्शन है, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं एडजस्ट कर दूंगा, और उसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर तो हमारा ATP पे आएगा, उसके बाद एनाएरोबिक रेस्पिरेशन और साइंटिस्ट का एक्सप्लेनेशन भी लेंगे, ठीक है। सो कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक।